मंत्रिमंडल की बैठक से पहले मैंने अमेरिकी हवाई ईंधन भरने वाले विमान की स्थिति का आकलन किया। हम गर्मी के बीच हैं। लाखों एयरलाइन टिकटें इजरायली नागरिकों द्वारा खरीदी गई हैं, जो अपनी गर्मी की छुट्टियों में यात्रा करने और आनंद लेने की योजना बना रहे हैं। हमने वादा किया था कि उड़ानें जारी रहेंगी और अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान की वजह से कोई टिकट रद्द नहीं होगा। इसलिए मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश दिया कि सहमति संख्या से अधिक ईंधन भरने वाले विमान को उतरने की अनुमति न दें। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तैनात 20 विमानों के अलावा बाकी विमान इजरायली वायुसेना के अड्डों पर रहेंगे। मैं अमेरिकी साझेदारों को सहयोग और संयुक्त संचालन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मिलकर हम आतंकवाद को हराएंगे। स्टूडियो में आए 24 के सुरक्षा विश्लेषक याकोव लैपिन और मार्क रेगाव। नमस्ते, इसके लिए माफी चाहती हूँ। अभी हमने मार्क रेगेव को सुना। ऐसा लग रहा है कि विमानों को लेकर दो तरह की स्थिति है, एक सुरक्षा और दूसरी यात्रा। क्या ये सच में कोई बड़ी समस्या है? इन विमानों से एयरलाइंस को उपभोक्ताओं के लिए जरूरी जगह और संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक समस्या हो सकती थी, लेकिन इसे हल कर लिया गया है। अगर परिवहन मंत्री ने कहा है कि सैन्य ठिकानों पर अतिरिक्त विमान भेजे जा रहे हैं ताकि बेन गुरियन हवाई अड्डे पर सामान्य आवाजाही बनी रहे, तो ये अच्छी खबर है। एक और अच्छी खबर जो मुझे लगता है कि वाकई गंभीर कहानी है, वो ये है कि पिछले 6 दिनों में हमने पूरे क्षेत्र में, खाड़ी में, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जॉर्डन तक ईरान से फायरिंग देखी है। लेकिन सोचिए, क्या इजराइल पर कोई फायरिंग नहीं हुई? हालांकि वे हमें पसंद नहीं करते। ये इजराइल की निरोधक क्षमता का उदाहरण है। वे जानते, वे समझते हैं कि अगर वे इजराइल पर रॉकेट दागेंगे तो उन्हें इजराइल से जबरदस्त और असमानुपातिक जवाब मिलेगा। इसी वजह से आज इजरायली लोग सुरक्षित हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो जैसा कहा गया, यह सच है, लेकिन किसी भी पल कुछ भी बदल सकता है। तो क्या ईरान भी जानते हुए दोहरा खेल खेल रहा है कि वहां जाने पर अमेरिका की प्रतिक्रिया और बढ़ सकती है? मुझे लगता है ईरानी अपनी गणनाएं कर रहे हैं, पर वे तर्कहीन ढंग से पेश आ सकते हैं और कल ही हमला कर सकते हैं। आपने सही कहा, अब तक मेरी बात सही रही है। लेकिन चलिए ईमानदार रहे, ये 1-2 दिन से ज्यादा समय से चल रहा है। उन्होंने खाड़ी देशों और इजराइल की सीमा से लगे देश जॉर्डन में अनगिनत रॉकेट दागे, लेकिन इजराइल पर नहीं। यह संयोग नहीं है। मुझे लगता है कि वे अच्छी तरह समझते हैं कि इजरायली सरकार किसी भी हमले को, यहां तक कि अगर हम रॉकेट गिराने में कामयाब भी हो जाएं और इजराइल में किसी को चोट न पहुंचे, तब भी इजराइल पर हमला ही मानेगी। लेकिन वो इसे ऐसा कृत्य मानेगी जो हमें जवाब देने की अनुमति देगा, मजबूती से जवाब देने की, और ईरान में उन महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने की जिन पर हम बस हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। वे हमें बहाना दे देंगे जिससे हम वही कर सके जो चाहते हैं। याकूब, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि इजरायली वायुसेना में जो लोग टारगेट बैंक अपडेट करते हैं, वे लगातार ये काम कर रहे हैं। अगर ईरानी हमें संघर्ष में घसीटने की कोशिश करते हैं या गलत अनुमान लगाते हैं, तो इजराइल उन लक्ष्यों को निशाना बनाएगा जिन पर उसने अब तक हमला नहीं किया है। ऐसी चीजें जो इस शासन की स्थिरता को ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और आर्थिक क्षेत्र में कमजोर कर सकती हैं। ये सब कुछ निश्चित रूप से IRGC से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही ये ईरानी शासन के स्तंभ के रूप में भी काम करते हैं। और मुझे लगता है, आप जानते हैं, हमने सुना है कि इजरायली अधिकारी मीडिया के माध्यम से ठीक वही कह रहे हैं जो मार्क कह रहे हैं। ईरान को चेतावनी देते हुए कि अगर वो फिर से हमला करता है किसी भी कारण से, चाहे वजह लेबनान हो या वो खाड़ी के संघर्ष को बढ़ाना चाहता हो, इजरायली प्रतिक्रिया को लेकर फिर कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक और दौर नहीं होगा। इजराइल इसे शासन की स्थिरता पर हमले का मौका मानेगा। मुझे लगता है कि ईरानियों को यह समझ आ गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्हें रोका गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ईरानी निर्णय प्रक्रिया को लेकर यह धारणा कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर कही गई है। वे खुद तय कर सकते हैं कि क्या उनके हित में है या नहीं। अगर इसे निवारक असर कहा जाए तो ठीक है। अगर वे कल मिसाइलें दाग सकते हैं, तो मैं जिहादियों के मामले में निवारक असर पर विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि उन्हें वास्तव में कभी रोका नहीं जा सकता। वे बस देख रहे हैं कि उनके लक्ष्य कैसे बेहतर आगे बढ़ें। अभी
ईरान सत्ता बनाए रखना और इजराइल की ताकत रोकना चाहता है। तो और यही मेरा नजरिया है इस बारे में। आखिरकार जो हम देख रहे हैं, जो हम वास्तव में देख रहे हैं, वो ये है कि अमेरिकी और ईरानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य के भविष्य को लेकर एक कम तीव्रता और सोची समझी टकराव की रणनीति के तहत संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने जून में पाकिस्तान में मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है और दोनों स्ट्रेट के भविष्य को अलग तरह से समझते हैं। अमेरिकियों का कहना है कि वे ऊर्जा टैंकरों को ओमानी तट की ओर मोड़ सकते हैं। ईरानियों का मानना है कि एमओयू से होर्मुज जलडमरू मध्य पर उनका नियंत्रण होगा और अरबों डॉलर उनकी बैटरी कंपनियों में आएंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वे आज रात फिर से नियंत्रण करेंगे और 20% या ऐसा कोई शुल्क वसूलेंगे। तो आप कूटनीतिक रूप से इसे कैसे देखते हैं? तो ईरानी साफ तौर पे जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि वो एक स्थायी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां वो जलडमरू मध्य में टोल वसूल सके, है ना, जो उनके पास युद्ध से पहले नहीं था। और उन्हें इसकी सबसे पहले जरूरत इसलिए है क्योंकि वे अपनी ताकत चाहते हैं। इससे उन्हें जब चाहे उसे बंद करने का अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा उन्हें आर्थिक लाभ मिलता है क्योंकि हर कोई मानता है कि तेल की आपूर्ति की कोई गारंटी नहीं होती। जलडमरू मध्य पर नियंत्रण उनके लिए फायदेमंद है। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप सही है जब वे कहते हैं हम यथास्थिति में बदलाव नहीं मानेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि वे अगली सूचना तक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अमेरिका खाड़ी के दूसरी तरफ सभी बंदरगाह खोलने में मदद करेगा। तो अमीराती, बहरीनी, सऊदी, कतरी और कुवैती अपने जहाज बाहर भेज सकते हैं। यह अमेरिकी योजना है। याकोव के अनुसार यह तनाव को चरम तक ले जाने वाली रणनीति है और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए इससे पीछे हटना मुश्किल है क्योंकि वे इसमें स्पष्ट रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह काफी संभव है कि इस तरह का कम तीव्रता वाला युद्ध नवंबर चुनावों के बाद तक इसी गति से चलता रह सकता है। तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही, यह स्थिति ट्रंप के लिए टिकाऊ है और नवंबर के बाद फिर फैसला बाकी है। अगर वो चाहे तो हालात को और बढ़ा सकता है, वो हालात को बढ़ा सकता है और तेहरान पर हमला कर सकता है। अभी हम उन मध्यावधि चुनावों के कारण कुछ हद तक सीमित स्थिति में हैं। इस समय हम एक सीमित तरह के संघर्ष में हैं जहां खेल के कुछ नियम हैं। आप जानते हैं, अमेरिकी तेहरान पर हमला नहीं करते और ये सब खाड़ी के आसपास के लक्ष्यों पर ही होता है वगैरह। वो जब चाहे हालात गंभीर कर सकता है, शायद नवंबर के बाद।